अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से आगे के साथ मैं नबीला सिंधु हाजिर हूँ। नाज़रीन, रूमी साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद नहीं है, लेकिन वो कराची में मौजूद हैं, जहाँ पर वो लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत के लिए गए थे और वहीं से हमें ज्वाइन करेंगे। कराची में ही हमें ज्वाइन करेंगे, आपके सवालात का जवाब भी देंगे। हमसे राब्ते की तफसीलात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूमी साहब कैसे हैं आप, कैसा जा रहा है आपका कराची का टूर? जी बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर कराची के अदबी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और आज मैं दिन भर वहीं था और अब आपके साथ हूँ और नाज़रीन के साथ हूँ। बिल्कुल, हम आपसे गुफ्तगू का आगाज भी करेंगे। रूमी साहब कराची में लिटरेचर फेस्टिवल में थे, वहाँ पर इनकी सियासत क्या गर्मियाँ रही वो आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी देखेंगे। ऑक्सफोर्ड प्रेस यूनिवर्सिटी के तहत 3 रोजा कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो गया है। ऑक्सफोर्ड प्रेस यूनिवर्सिटी का लिटरेचर फेस्टिवल कराची के एक निजी होटल में जारी है। फेस्टिवल में अदब के शायकीन के लिए मुख्तलिफ सेशन का एहतमाम किया गया है, जिनमें कुतबीनी, मारूफ फनकारों से गुफ्तगू, बच्चों के लिए पुतली तमाशा, थिएटर और दीगर सरगर्मियां शामिल हैं। फेस्टिवल में पाकिस्तान से 180 और दुनिया भर से 34 अदीब, शायर और नामवर माहिरीन शरीक हैं। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम खबर से आगे के मारूफ तजियाकार रजा रूमी ने भी फेस्टिवल में शिरकत की। फेस्टिवल के पहले रोज महफिल मुशायरा का भी एहतमाम किया गया, जिसमें पाको हिंद के मारूफ शोरा का कलाम पेश किया जाएगा। पहली बार मुसन्निफीन को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड भी दिए जाएंगे। फेस्टिवल के शुरका ने कराची में इल्मी और अदबी फेस्टिवल के इनेकाद को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि बदअमनी और दहशत की बजाय इल्म और अदब और अमन व सकाफत रोशनियों के इस शहर की पहचान बनेंगे। रूमी साहब, लिटरेचर फेस्टिवल में लोगों की सरगर्मियां हमने देखी हैं, लोगों का जोशो खरोश कैसा था वो उनके चेहरों से नुमाया हो रहा था। आप हमें बताइए कि लोगों की शिरकत कैसी रही, लोगों की राय क्या है? देखिए, राय तो ये है कि बहुत ही एक बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की और खुसूसन जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान भर में कराची के हवाले से खबरें आती हैं बदअमनी की, यहाँ दहशत गर्दी की, यहाँ दीगर ऐसे मनफी खबरें आती, तो ये फेस्टिवल अब ये 5वां साल है और हर साल इसका इनेकाद किया जाता है। इसमें बहुत सी तंजीमें OUP खुसूसन सर फहरिस्त है जो इसको मुनक्किद करती है। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि देखिए शहर की जो असल जान है, जो शहर की हरकत है, वो अभी तक कायम है बहुत तवातुर के साथ। और ये जो मनफी खबरें हैं ये मसाइल अपनी जगह हैं, मगर मैं ही समझता हूँ कि कराची के आम शहरी जो है, बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, वो ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और इस शहर को भी आगे लेकर चलें, मुल्क को भी आगे लेकर बढ़ें। और इसीलिए इन फेस्टिवल्स की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि देखिए अदब और सकाफत और किताबें और पढ़ना और लिखना, इसी से माशरे जो हैं वो हरकत में रहते हैं और जामिद नहीं होते और पीछे की तरफ नहीं जाते। बेमी साहब, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। अदब की बात हो रही है तो हमें नहीं भूलना चाहिए हमारे जो मारूफ नामवर शायरा गुजरी हैं परवीन शाकिर साहिबा। आज का जो हाल है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है और जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस हवाले से मुझे उनका एक बहुत ही आला पाए का शेर याद आ रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो वो मैं क्या पढ़ के सुना सकती हूँ? इरशाद। ये मुझे लगता है हस्बे हाल हो गए ये शेर के दस्तरस से अपनी बाहर हो गए जब से हम उनको मुयस्सर हो गए। तालिबान कमेटी की जो नामजद कमेटी है तालिबान की जानिब से, उनका एक फरीक आता है वो कुछ बयान देता है, अगले दिन दूसरा फरीक आता है वो कुछ बयान देता है। आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है? देखिए बिल्कुल, ये आपने बहुत परवीन शाकिर मरहूमा का अच्छा शेर आपने पढ़ा और यही आलम है कि जो सभी मयसर हो गए उनको। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, मुल्क में जितनी राय आमा है वो इसी जो है ख्याल पे हमवार हो गई कि अमन मुज़ाकरात किए जाएं, इस मसले का कोई हल निकाला जाए। लेकिन ये ऊंट जो है किसी करवट बैठता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी आप देखें कि आज जो हुआ कि एक जो मेंबर हैं
उन्होंने कहा कि जी ये तो मसला नहीं आगे बढ़ेगा, ये मुज़ाकरात नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो है वो एक बहुत अहम जो मुतालबा जो है तालिबान का, जब तक वो पूरा नहीं होगा शरीयत के निफाज का, तो गालिबन ये टॉक्स जो हैं ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये कुछ बात मुझे अजीब व गरीब दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तो ये मुज़ाकरात शुरू ही हुए हैं, बल्कि यूं भी कहिए कि शुरू भी क्या, इब्तदाई मुलाकातें हुई हैं। और अगर इब्तदा में ही इतनी ज्यादा जो से कहते हैं डेडलॉक आ जाएगा या तातुल आ जाएगा, तो फिर हम आगे उम्मीद कैसे करें कि वो अमन का ख्वाब जो इमरान खान साहब दिखाते रहे हैं, जो मियां नवाज शरीफ भी उसकी बात करते रहे हैं अपने इलेक्शन के वादों में और दावों में, और अब सब सियासी पार्टियां ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठ गई, पार्लियामान में जितनी हैं इस वक्त नुमाइंदा जमातें, तो उसके बावजूद जो है शुरू में ये मसला बन गया है। अब खुदा जाने कि ये किस जानिब जाएगा, मुझे इसमें कुछ बहुत सीरियस मसाइल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हम इस गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है कराची से शरीफ ने, उनका सवाल भी ले लेते हैं। शरीफ, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैं तो एक तो ये कामयाब नहीं होंगे मुज़ाकरात, दूसरे कि इनके सरबराह हमीद गुल को शामिल कर दिया था, तालिबान पाले हमने, और और फिर उसके बाद वो ऑपरेशन जो है ना, ये हमीद गुल के बगैर नहीं रहेगी बातचीत ठीक। बहुत शुक्रिया शरीफ कॉल करने का। रूमी साहब, आप तक सवाल पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, शरीफ साहब ने, देखिए शरीफ साहब जिन तालिबान की बात कर रहे हैं, जनरल हमीद गुल साहब या दीगर हमारी रियासत के जो बहुत आला ओहदेदार थे अफवाज में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में और सियासी पार्टियों में भी, साथ साथ ये भी कहना जरूरी है, ये मुल्क में एक तासुर है कि जनाब सब कुछ जो है वो फौज करती है। फौज बिल्कुल करती है क्योंकि फौज ताकतवर इदारा रही है, मगर सियासी पार्टियां भी साथ चली हैं। 1995 में बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी दूसरी, तो जनरल बाबर जो थे वो इस बात की बहुत ज्यादा फखरिया बताते थे कि उन्होंने तालिबान को कैसे अफगानिस्तान में हुकूमत करने दी है। दूसरी बात जो इसमें कहने अहम होगी वो ये होगी कि देखिए तालिबान जो है वो अगरचे कि उनका नजरिया एक ही है पूरी तहरीक का, मगर जो अफगान तालिबान हैं उनके अज़ाइम अलग हैं। वो अफगानिस्तान लौट कर वहां पर इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं और अपनी जो उनकी खोई हुई हुकूमत थी 2001 में उसको हासिल करना चाहते हैं। जो पाकिस्तानी तालिबान हैं उनकी शराइत और उनकी अज़ाइम फ़र्क हैं, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, पाकिस्तान से सरफकार है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है। लेकिन ये बात सही है, मेरे भी ये ख्याल था कि जो लोग ISI के मुक्तदर जनरल्स रहे हैं माजी में, उनको भी शामिल किया जाता तो शायद कुछ बेहतरी आ जाती। लेकिन चलिए ये तो अब वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। सिचुएशन भी दिख रही है कि क्या हो सकता है। रूमी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस कमेटी का खुद का दायरा इख्तियार कितना है? जिस तरीके से ये फरीक जो है बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या ये खुद इस कमेटी के लिए सवालिया निशान नहीं बनते चले जा रहे? देखिए, सवालिया निशान तो बिल्कुल बन ही चुका है जैसा कि आपने कहा। और दूसरी ये बात है कि देखिए ना, ये जो कमेटी है ये तो एक जिसे कहते हैं इंटरलोक्यूटर अंग्रेजी में, यानी बीच में जो लोग क्या उसे बोलते हैं, तस्फिया कराते हैं या आगे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें खुद तालिबान जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो तो नहीं है, वो तो उनके नामजद यानी जिन लोगों पर उनको एतमाद है, ट्रस्ट है, वो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में यही एक पूरी की पूरी कड़ी मिलती है कि पाकिस्तान में एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो है ही और उसके लीडर्स भी हम वाकिफ हैं सबसे, और उनके बाद उनके बहुत से हलीफ और इत्तेहादी भी हैं। उनके इत्तेहादी जैसे मौलाना अब्दुल अजीज साहब, जिन्होंने जो लाल मस्जिद के हैं, उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके अलावा जमात इस्लामी के हैं, फिर इमरान खान साहब और जमीयत उलमा इस्लाम जो है उनकी पार्टी के ऊपर भी तालिबान ने एतमाद का इजहार किया था, वो अगरचे के वो उसमें नहीं शामिल रहे और निकल गए। तो ये हम नवा और हलीफ और तहरीके तालिबान पाकिस्तान मिलकर पूरी कड़ी है। ये एक से तो हम हुकूमत बात नहीं करी ना, इसमें बहुत सारे तहें हैं आगे और बहुत सारे वो तहें वक्त के साथ साथ खुलेंगे और पता चलेगा कि सिचुएशन क्या हो रही है। रूमी साहब, हमें एक कोयटा से ईमेल भी मौसूल हुई है। हवद खान बजई ने पूछा है कि तालिबान से मुज़ाकरात किस बुनियाद पर किए जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते हैं।
देखिए, आज यही जो बात है, ये कोयटा से जो हमारे व्यूअर ने हमें ईमेल भेजी, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया। यही बात हमने की कि आपने इस कमेटी की इफादियत के बारे में पूछा, तो देखिए ना, असल जो फड्डा या असल जो मसला है वो तो आईने पाकिस्तान का है। 1973 में पाकिस्तान की मुंतखब पार्लिमान ने इस आइन को जो है बनाया, इस पर सब पार्टियों का इत्तफाक राय हुआ, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की पार्टियां हो, चाहे वो पंजाब की नेशनल पार्टी हो, पीपीपी थी उस वक्त अक्सरियत पार्टी, चाहे उसमें जमात इस्लामी हो, चाहे उसमें दीगर ग्रुप्स हों। तो एक मुतफिका तौर पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की जो एस्पिरेशंस हैं उनका भी ख्याल किया गया, और एक सियासी निजाम वज़े किया गया, पार्लिमानी जमहूरियत, आईनी जमहूरियत, जिसके तहत ये गाड़ी चलेगी और जो शरीयत से हम आहंग होगी, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि कोई ऐसा कानून पाकिस्तान में नहीं चलेगा जो कुरान और सुन्ना से मुनाफी हो, इसलिए हो, या जो इस्लामी शायर के मुताबिक ना हो। तो लेकिन जो अच्छा रूमी साहब, इस बारे में हम मजीद भी बात करेंगे, और अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आखिर इमरान खान ने आने वाले वक्त के हवाले से क्या अहम पेशगोई की है। लेकिन हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद और भी तहे खोलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, रूमी साहब के पास ही चलते हैं। रूमी साहब, आज इमरान खान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक इंतहाई अहम पेशगोई की है कि आने वाले दिनों में मैं ये देख रहा हूं कि मुज़ाकरात फेल हो जाएंगे, खून खराबा होगा और ऑपरेशन की सदाएं आने लगेगी। आपको लगता है कि उनकी ये पेशगोई किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है? देखिए, बात यह है कि जो अभी तक जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि शवाहिद तो यही कह रहे हैं ना कि ये कुछ बात आगे बन नहीं रही। अब आईन पाकिस्तान के ऊपर मसला आ गया है, क्योंकि जो मौलाना अजीज की अगर बात का लुब्बे लुबाब आप देखें तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आईन को में तरमीम कर दें या आईन से बाहर बात करें, तो वो किसी गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब को भी इस बात की मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि उनको मुकम्मल इदराक है इस बात का कि कोई पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान का कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पाकिस्तानी शहरी जो है वो आइन से बाहर कैसे बात कर सकता है। आइन ही तो क्रिएट करता है पार्लियामान को, आइन ही क्रिएट करता है वजीर आजम के ऑफिस को, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को, इलेक्शन को। तो जो शख्स जो क्रीचर होता है किसी डॉक्यूमेंट का या किसी नजरिए का, वो उसको तो जाके शाख से नहीं काट सकता ना। तो उन्होंने शराइत की यही, और इमरान खान साहब की अपनी जो 5 नुकात हैं मुज़ाकराती, उसमें भी उन्होंने आईने पाकिस्तान का जिक्र किया हुआ है। तो अब ये खुदा जाने क्या इमरान खान साहब कह रहे हैं। अगर उनको वाकई में ऐसी बात थी तो खुद उस टीम का हिस्सा होना चाहिए था, जैसे कि तालिबान ने उनको कहा था कि आप हमारी बिहाफ के ऊपर मुज़ाकरात करें। अच्छा रूमी साहब, हमें जैकबाबाद से लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है, उनका सवाल भी शामिल करेंगे। मुजफ्फर हैं हमारे साथ, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? जी, मैं गजनफर अली जैकबाबाद से कॉल कर रहा हूँ। हालांकि कुरान मजीद में खुदा तआला का ये पैगाम था, जिसने एक इंसान का कत्ल किया, नाक कत्ल किया, उसने ऐसे समझे कि सारी इंसानियत का कत्ल किया है। मगर ये है कि क्या ये इंसान है? अगर इंसान ये शरीयत पे अगर चलना चाह रहे हैं तो ये इन्हों की क्या शरीयत है? क्या यही इस्लाम ने हमें सिखाया है? और जो भी मुज़ाकरात करने के लिए गए हैं तो वो तो खुद ही तालिबानों को जन्म दिया हुआ है इन्होंने। बहुत शुक्रिया गजनफर, आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है, इसी पर मजीद तबसरा करेंगे। रूमी साहब कहिएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात तो उन्होंने सही कही है। कुरान पाक तो हमें यही तालीमात देता है कि हमें इंसानियत की कदर जो है, इंसान को इंसान समझना, और ये एक शख्स के कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल, ये तो एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही आला पैगाम है दुनिया भर के मुसलमानों के लिए। और ये याद रखिए कि खुदा जो है वो सब आलिमों, सब लोगों के लिए हैं। रब्बुल लिल आलमीन का तसव्वुर है, यानी कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है इल्हामी किताब, ये पूरी कायनात के लिए है। तो हमें जो उसे दर्स मिला है वो तो यही मिला है कि हमें इंसानियत की कदर करनी है। अब ये जो उन्होंने बात कही कि जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसमें देखिए बात ये है कि ये तो एक तालीमात बिल्कुल वहां पर है, और ये मुज़ाकरात भी इसीलिए किए जा रहे हैं कि अमन आए और इंसानियत की पामाली ना हो,
اور جو خون خرابہ، جو جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، چند لوگ ناراض ہیں ریاست پاکستان سے، تو وہ ٹھنڈے ہو منا لیا جائے۔ اچھا رومی صاحب، میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ جب عمران خان کا نام طالبان کی جانب سے نامینیٹ کیا گیا تھا تو ان کے اوپر تنقید کی گئی تھی، لیکن عمران خان کے انکار کے بعد عمران خان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو یہ جو عمران خان کے لیے ایک کیچ 22 کی سچویشن بن چکی ہے، کیا وہ اس سے باہر نکل سکیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اس پر دو رائے ہے۔ ایک جو جسے کنسپیریسی تھیوری کہا جاتا ہے، جو کہ چند لوگ کہتے ہیں، وہ جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جان کے فریم کیا گیا ہے ان کو کہ ان کا نام طالبان کی جانب سے آئے اور سب کہیں دیکھو جی یہ تو ایک ہی ہیں، جو کہ باقی پارٹیاں بھی ان پر تنقید کرتی رہتی ہیں ان کو، بلکہ چند پارٹیاں تو ایسی ہیں کہ انہوں نے طالبان خان کا بھی ان کو نام دیا۔ بلاول بھٹو نے ان کو بزدل خان کا بھی کہا ٹویٹر کے اوپر، آپ کے سب علم ہے، ناظرین کو بھی معلوم ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اور مجھے یہ زیادہ کریڈیبل اور صحیح لگتی ہے، تو وہ کے پی میں گورنمنٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا فاصلہ تو رکھنا پڑے گا نا، کیونکہ وہ دوسری جانب ایک اور حریف ہیں۔ اب عمران خان کو اپنی حکومت بھی لے کے آگے جانی ہے، پارٹی کو کی کارکردگی کو بھی دکھانا ہے، اور جو اگلا الیکشن ہے 2018 کا، اس میں وہ آخر بتائیں گے نا انہوں نے کیا کیا کیا۔ اگر وہ ابھی سے جا کے تو طالبان کے نمائندے بن جائے تو پھر تو بہت مسئلہ ہوگا ان کے لیے۔ ان کو بھی شامل کریں گے۔ تصور کیا کوشچن کرنا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں رضا رومی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی کیجئے، وہ آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں جی، یہ جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں، ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ کیا یہ طالبان کے لیڈر ہیں یا پاکستان کے لیڈر ہیں، اور اگر یہ وزیر اعظم بن جائے گا تو کیا یہ پاکستان کے آئین کے تحت حلف اٹھائیں گے یا کہ طالبان کے تحت حلف اٹھائیں گے؟ ہم 18 کروڑ لوگوں کو وہ مار رہے ہیں اور یہ ان کی وکالت کر رہے ہیں، یہ کیسے لیڈر ہیں؟ 18 کروڑ لوگوں کو بہت شکریہ تصور، آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے، آپ کے اسی سوال پہ مزید تبصرہ بھی کریں گے۔ رومی صاحب کیا کہیں گے اس سوال کے جواب؟ بات یہ ہے کہ یہ تو صاحب کچھ زیادہ غصے میں دکھائی دیے ہمیں، مگر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بالکل پاکستان کے لیڈر ہیں اور وہ آئین کو بالکل اس کا احترام کرتے ہیں۔ جب بھی تو انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، ان کی پارٹی پاکستان میں دوسری بڑی سیاسی قوت بن کے ابھری، تو ظاہری بات ہے ان کا یقین ہے پارلیمانی جمہوریت میں، وہ خیبر پختونخوا میں بھی آئینی طور پر ان کے نامزد وزیر اعلیٰ ان کی پارٹی کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی کہنا نامناسب ہے کہ عمران خان صاحب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک سیاسی جو ویژن یا نعرہ دیا ہے کہ بھئی جنگ کی بجائے آپ بات چیت سے، ڈائیلاگ سے کوئی پیس لے آئیں۔ بالکل رومی صاحب اسی بارے میں مزید کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ آخر مشرف کیس میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن ہمیں جانا ہے بریک پر۔ بریک کے بعد آپ کو مزید بھی حوالے سے تفصیلات دیتے رہیں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آخر مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ رومی صاحب اس حوالے سے آپ کچھ تبصرہ کر رہے تھے جو کہ درمیان میں خلل پیدا ہو گیا تھا بریک کی وجہ سے، آپ اس کو کنٹینیو کیجئے۔ جی میں بس اتنی بات کہہ رہا تھا کہ یہ بھی نامناسب بات ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے یہ جو بے جا تنقید ہوتی ہے، دیکھیے اس حد تک تو تنقید جائز ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی اپروچ سے نہ اتفاق کریں یا ان کی پالیسیوں سے اتفاق نہ کریں، لیکن اب یہ کہ ان کو اسی زمرے میں کھڑے کر دینا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پاکستان کا آئین نہیں مانتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس حد تک بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ فیئرنس کا تقاضا ہے، مگر عمران خان صاحب کو بھی اب یہ چاہیے کہ وہ ایک پوزیشن لیں، وہ اس بات کا برملا اظہار کریں۔ وہ ہر وقت یہ تنقید نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ ٹاکس نہیں کر رہی، مذاکرات نہیں کر رہی یا یہ ناکام ہو جائیں گے۔ بھائی اگر آئین پاکستان سٹیک پر ہوگا تو آپ کو آئین کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، آپ کو اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، عمران خان صاحب کو اپنی پوزیشن جو ہے اب اس وقت پہ آ کر واضح کر دینی چاہیے کہ ان کی اپنی لائن کیا ہے۔
अच्छा रूमी साहब, आज एक और भी अहम केस है कि परवेज मुशर्रफ को अदालत ने तलब किया था। एक बार फिर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश नहीं हुए और दूसरी जानब अदालत भी जो है वो लचक का मुजाहरा कर रही है। जितना कि मैं कंफ्यूज हूं उतनी ही हमारी अवाम भी कंफ्यूज है कि आखिर परवेज मुशर्रफ केस में ये क्या टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है। देखिए, टॉम एंड जेरी का आपने खेल की बात की, बात यह है कि ये खेल नहीं है, ये एक जो है सीरियस जिसे कहना चाहिए एक उलझन है, कानूनी भी है, सियासी भी है। कानूनी उलझन ऐसे है कि एक तरफ जो है वो अब पाकिस्तान के एक बहुत ही मुक्तदर इदारे के साबिक सरबराह जो हैं उनको कटहरे में बुलाया जा रहा है आइन तोड़ने की सजा के लिए, और दूसरी तरफ वो बीमार भी हैं जो उनके डॉक्टर्स रिपोर्ट दे रहे हैं, अगरचे कि वो इतने भी बीमार नहीं हैं कि वो अदालत ना आ सके, 15-20 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन वो अगर कोर्ट में आएंगे तो फर्द जुर्म आयद हो जाएगा। फर्द जुर्म आयद हो गया तो बस फिर एक यानी कि एक कानूनी प्रोसीजर जो है वो तो आगे बढ़ेगा। साहब, क्या फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुल्जिम का अदालत में पेश होना जरूरी है? देखिए, बिल्कुल कानूनी जो है एब्सेंशिया में कोर्ट्स जो हैं वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि कानूनी तकाजे भी होते हैं इंसाफ के कि जब तक जज के सामने मुल्जिम ना मौजूद हो तो आप उससे वो बात आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यही तो कानून की खूबसूरती होती है कि वहां पर जो मुल्जिम होता है उसको मुकम्मल सफाई का मौका मिलता है। अब ये तो वो कोई जिरगे की अदालत तो नहीं है ना कि खड़े होके कहा कि चलो जी मुशर्रफ तुमने आइन तोड़ा तुम्हें ये सजा दे दी। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि मुझे आज के इस पूरी चीज से, मैं अगरचे ये खुद से चाहता हूं और कहता रहता हूं कि जनरल मुशर्रफ को बिल्कुल सजा होनी चाहिए, कम से कम जवाबदेही तो होनी चाहिए, मगर ये भी क्या इंसाफ है कि एक तरफ वो ग्रुप जिन्होंने रियासत पाकिस्तान को ललकार के जो है तबाही फेरी वो आजाद हैं और वो कमेटियों के मेंबर बने हुए हैं, और जो मुल्क का साबिक सिपाही सालार है जो सदर भी रहा है 8 साल से और उसको वोट भी मिलते रहे हैं, सब उसके साथ खड़े हुए थे, उसको आप पकड़ के उसका ट्रायल हो रहा है। ये भी इस केस के हवाले से मेरा भी एक सवाल है, वो मैं आपसे जरूर जानूंगी, लेकिन इस वक्त हमें लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है, साजिद अवान है हमारे साथ हाफिजाबाद से, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। साजिद, आप क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नबीला, आप मिजाज शरीफ ठीक है आपकी? रेजा रज़ूमी, मैं आपके ना कुछ आपके जो तबसरे होते हैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। अभी आपका ये नशर मुकर्रर भी चल रहा था। सवाल अभी आप मुशर्रफ के हवाले से बात करें, सवाल तो मेरा कुछ और था, लेकिन मुशर्रफ के हवाले से मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। देखें, हम पुलिस वाले गए तो आप पता चला कि उनको 2-2.5-3 घंटे बिठा दिया गया बाहर। क्या आप ये समझते हैं कि अभी तक जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ, उनके ज़हन से वो अभी तक आर्मी चीफ का एक लबादा, जो लबादा तो नहीं कह सकते, वो अभी खुद को यही समझते, क्या आज तक वो? बहुत शुक्रिया साजिद, आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है। रूमी साहब क्या जवाब देंगे? देखिए, वो बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ क्या अभी तक अपने आप को आर्मी चीफ समझते हैं? नहीं, वो तो रिटायर हो चुके हैं भाई बहुत देर से, मगर वो जाहिर बात है कि आर्मी के चीफ रहे हैं, आपके मुल्क के सुप्रीम कमांडर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। 3 नवंबर को उन्होंने गलती का इर्तिकाब किया, बिल्कुल किया, मगर उसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। और क्या उन्होंने अकेले किया? अकेले तो वो कर ही नहीं सकते। कोई पाकिस्तान का सदर, वजीर आजम, वजीर आला, मैं कहता हूं कि पटवारी भी, हत्ता के या तहसीलदार भी वो अकेला नहीं होता, उसके साथ और लोग होते हैं। तो आप सबको लाइए ना कोर्ट में, ट्रायल में। ये क्या कि एक शख्स की साहब ये बात तो होगी, लेकिन मेरे ज़हन में ये कंफ्यूजन भी है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि परवेज मुशर्रफ को सजा होनी चाहिए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनको सजा होगी कैसे, क्योंकि उनके वकला की जानिब से तो ये भी कहा जाता है कि फौजदारी मुकदमा उन पर दायर ही नहीं होता, उनको आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाना चाहिए। देखिए, ये जारी बात है, एक कानूनी नुक्ता है जो उनकी डिफेंस टीम उठा रही है अदालत के सामने, ताकि वो इस केस को यहां से निकाल लें। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सिविलियन ट्रायल हो सकता है। जो कानूनी बहुत सारे माहिरीन हैं उनकी भी राय है, आप टीवी पर देख चुके हैं, अखबारात में पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। मगर बात वहीं पर आ जाती है कि अकेले मुशर्रफ का ट्रायल जो है और उनको सजा हो भी जाए तो क्या वो इंसाफ के तमाम तकाजों को पूरा करेगा? नहीं।
जब तक उनके हवारी, और जैसे कि हमने अपने शो में कई बार जिक्र किया, आइन का जो आर्टिकल 6 की शिक नंबर 2 है, जिसमें जो हमनवा, साथी, मुआविनीन, एडर्स, अबेटर्स, कोलैबोरेटर्स, उनका एहतसाब नहीं होगा तो बात अधूरी रहेगी, फिर यूं लगेगा कि इंतकाम लिया जा रहा है। ठीक, रूमी साहब मजीद भी बात करेंगे, हमें जाना है ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एमक्यूएम की जानिब से कल कराची में हड़ताल की कॉल दी गई है, सिचुएशन क्या होगी, जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, और इससे पहले हमने बात की थी एमक्यूएम की जानिब से कल यौम सोग के ऐलान की कॉल की गई है। हम इसी बारे में मजीद रूमी साहब का भी तबसरा लेंगे। रूमी साहब, क्या कहेंगे आपके, उन्होंने आज वॉकआउट भी किया है सिंध असेंबली का। जी देखिए, एमक्यूएम जो है उनका मौकफ ये है कि बहुत से लोगों का जो है मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, ये उनका कहना है, और उस पर जो ऑपरेशन कराची में जारी है और उसमें जो एमक्यूएम के लोग उसकी जद में आते हैं, जारी बात है उसके ऊपर एमक्यूएम रिएक्ट करती है। ये अब एक पैटर्न भी बन चुका है जब से ऑपरेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं जहां पर एमक्यूएम जो है फील करती है कि उस पर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, तो फिर वो इस तरह से अवामी अपना रद्द अमल शो करती है। लेकिन जो आज की दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने उनको अपने अंकल अल्ताफ हुसैन को कहा है कि आप ये हड़ताल ना करें, क्योंकि कराची में इस वक्त सिंध फेस्टिवल भी की तकरीबात भी जारी हैं। और रूमी साहब, वासिफ जलील साहब एमक्यूएम के रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इसी सारी सिचुएशन के हवाले आप उनसे मजीद जानिए कि क्या सिचुएशन है। जी वासिफ साहब, आदाब अर्ज है। जी आदाब, रजा कैसे हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक, आप बताइए कि क्या ये हड़ताल, ये यौम सोग का जो ऐलान किया गया है, तो क्या इससे कराची में कल हड़ताल होगी? देखिए रजा, अमन यौम सोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कॉल किया है, और इस पुरअमन यौम सोग कॉल करने का मकसद ये है कि जो एट्रॉसिटीज सूबा सिंध और पर्टिकुलरली कराची के अंदर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान के साथ हो रही है, उसका यकीनन एक पुरअमन तरीके से जो है उसका एक मैसेज जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान भी एक आम इंसानों की एक जमात है, मगर उसके कारकुनान के साथ जिस बेरहमाना अंदाज में जो जुल्म सितम ढाए जाते हैं, वो किसी एक जी शऊर फर्द के साथ नहीं किया सकता। और बिलखुसूस ये 10वां वाकया है गुज़िश्ता इन 5-6 महीनों के अंदर कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन को मावरा अदालत कत्ल कर दिया गया है। आपको याद होगा रजा रूमी के अल्ताफ भाई ने जब ये ऑपरेशन की बात की जा रही थी, तो अल्ताफ भाई ने तो एक ब्लैंक चेक दिया था कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रैंक्स एंड फाइल में भी अगर कोई क्रिमिनल हो तो उसको आइन और कानून के मुताबिक गिरफ्तार करें और उसको सजा दे दें। मगर यहाँ तो वो सूरत हाल बिल्कुल ही उसके बरक्स इस वक्त चल रही है। अगर ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन थे और इनका अगर कोई मनफी बैकग्राउंड था, तो उनको तो आइन और कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। इनको दिन दिहाड़े जो है सादा लिबास नहीं, वासिफ साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मावराए अदालत कत्ल जो है ये बिल्कुल किसी भी सूरत में कहीं भी नहीं होना चाहिए, कराची का पाकिस्तान के किसी खित्ते में नहीं होना चाहिए। मगर आप सिंध गवर्नमेंट में जो वज़ीर आला सिंध हैं, जो कि इंचार्ज है इस ऑपरेशन के, आप उनसे भी तो बात करके ये कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो अगर कराची में एहतजाज होता है तो जाहिर बात है बहुत से लोगों का पर उसका असर भी होता है शहरियों पर। जी रजा, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सूबे के जो वज़ीर आला हैं वो शायद बज़ाहिर कैप्टन हैं, मगर वो किसी भी किस्म का किरदार अदा करने से जो है कासिर हैं। जिस अरकान असेंबली के साथ जो है वो अगर कोई पुलिस एहलकार जो है वो अगर ज्यादती करता है और उस पर अगर तहरीक इस्तेकाक लाई जाती है, तो उस पर सीएम सिंध जिनका ये काम नहीं है, उसके बावजूद वो हमारे एक मोहतरम रुकने सिंध असेंबली से जो है वो उसमें सिंध असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो है वो जिराह करते हैं। तो जिस सूबे में ये सूरत हाल हो, तो वो सूबे में हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि जहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक चीजें होंगी। उनके सामने ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के दर्जनों भर वाकयात पूरे सिंध में ही होते हैं। मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जिस तरह एक नारवा सलूक किया जा रहा है, और कल वाला वाकया जो वाकया हुआ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक बेईमाना तशद्दुद उनके साथ जो वो किया गया, और उनके जो उनके सेंसिटिव पार्ट्स हैं, जिस तरह उनके साथ जो ज्यादती की गई है,
یہ کہیں بھی دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کیا گیا ہے. جی ہاں, لہٰذا وہ تمام اہلکار تو یہ بتائیے کہ الطاف بھائی, بلاول بھٹو زرداری کی بات جو انہوں نے ان سے اپیل کی ہے کہ کل جو ہے ہڑتال نہ ہو, کیا اس پر نظر ثانی کی کوئی توقع رکھیں وہ؟ دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری کو تھوڑا سا میچور ہونا پڑے گا. اگر وہ چیئرمین ہیں تو ان کو تھوڑا سا چیئرمین بن کے جو ہے ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ہی از نو مور کڈ. اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا سا ابھی بھی بلاول بھٹو سمجھتے ہیں تو شاید ان کو سمجھنا ہی چاہیے, چونکہ ان کو پارٹی کی طرف سے ایک اہم ذمہ داری ملی ہے جس کو چیئرمین کہا جاتا ہے. اور چیئرمین جو ہیں وہ اگر اس طرح کے سوشل میڈیا پہ آ کے جو ہے وہ اگر انکل الطاف کہہ کے بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسی بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. ان کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان تمام تکالیف کا جو ہے وہ ان کو اندازہ کرنا چاہیے. چلیے, وہ ہم ان کا موقف بھی لیں گے. اور جو آپ نے کہا کہ سندھ حکومت سے جو آپ کی گریونسز ہیں ایکسپریس پر, اس کے اوپر بات جاری رہے گی اور یقیناً ان کا موقف بھی آئے گا. ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ واسع صاحب. رومی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ان کے حوالے سے مزید بھی تفصیلات جانی اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ نے اپنے مفید جو تبصرہ ہے اس سے آگاہ کیا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انٹرنیٹ پر آپ ہماری براہ راست نشریات بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو لاگ ان کرنا ہوگا live.express.pk. کل دوبارہ حاضر ہوں گے. آج کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.